नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यहाँ पर जो वीडियो है इसमें आज से ही 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 1000 प्रश्न। लेकिन इस वीडियो में जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको 100 मिलेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 रहेगा। ये टोटल 10 वीडियो की सीरीज रहेगी जिसमें आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे, हर वीडियो में 100, यानी कि 10 वीडियो में आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे बाल विकास के, और सारे के सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। इसको आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ा बहुत आपको हर प्रश्न के बारे में डिटेल दूंगा, ज्यादा इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। जल्दी ही इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 100 प्रश्न है, यदि हम एक एक प्रश्न को समझाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट के रूप में या फिर आकलन आप कर सकते हैं कि भाई इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, यदि आपका इसको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाएंगे। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो सेकंड पार्ट तभी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट करके जरूर बताना है ना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा है कि प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। यहाँ पर प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, पावलाव ने या फिर मैक्स वर्दाइमर ने, सभी को आंसर देखिए, सभी को आंसर देना इन 100 प्रश्नों का, है ना, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसका क्या सही होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए तत्परता का नियम जो प्रतिपादित किया है वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो प्रयास व भूल का सिद्धांत। कौन सा? प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है? तो भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है। किस पर? भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। साथ में जो तत्परता का नियम है किसके अंतर्गत आता है? तो ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मुख्य नियम। मुख्य नियम इनके द्वारा कितने बताए गए हैं? 3 नियम बताए हैं ना। 5 जो बताए गए हैं गुण नियम बताए गए हैं। यहाँ पर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम आपके हो गए मुख्य नियम के अंतर्गत। गुण नियम के अंतर्गत आपके आते हैं बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 नियम आपके बताए हैं गुण नियम, है ना। याद रखिएगा, छोटी सी जानकारी थी और मुझे लगता है सभी को इसके बारे में पता होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शेषावस्था की अवधि यहाँ पर सीधी सीधी पूछी गई, जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, 6 से 12, 12 से 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर शेषावस्था की अवधि पूछे तो सभी को पता है जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। ये आपकी बाल्यावस्था होती है और ये आपकी किशोरावस्था की अवधि होती है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। यदि आपसे सीधा सीधा पूछे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है तो उसे शेषावस्था कहते हैं, ये याद रखिएगा। और साथ में जो खतरनाक काल होता है या फिर जो अपीली काल होता है उसे भी क्या कहा जाता है? शेषावस्था काल कहा जाता है। ये छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। यहाँ पर झेड पीडी के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है, और मुझे जहां तक लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या फिर जिन पियाजे। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की, है ना। इनके द्वारा जो झेड पीडी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना या फिर इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। ये भी सरल सा प्रश्न, सभी को इसके बारे में पता होगा भैया। 8 अवस्था, 5, 6 या फिर 4। सभी को पता है कि भाई जिन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, है ना। इनकी अवधि भी अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। सीरियल बाय आपको पता होना चाहिए। भाई संवेदी पेशी अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के 2 से 7 होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से जो आगे की अवस्था है वो आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था रहेगी। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बोल के बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा, टाइम आपका खराब होगा। जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या फिर मानकीकृत। क्या होगा सही आंसर? तो अधिगम हेतु जो मूल्यांकन होगा वो रचनात्मक होना चाहिए। किस प्रकार का होगा?
रचनात्मक होगा या फिर रचनात्मक प्रकार का होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? अभी हमने जाना कि भैया थॉर्नडाइक के बारे में कि इनने कौन सा सिद्धांत दिया है, इनके नियम कौन कौन से। अब उसमें तो पूरक अधिगम नियम मैंने बताया नहीं, अब ये क्या चीज है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था मुख्य नियम, है ना, क्या बताया था? एक बताया था मुख्य नियम और एक बताया था गौण नियम। तो ये याद रखिएगा, जो गौण नियम है इसे ही पूरक अधिगम नियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। अब आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि भैया गौण नियम या फिर पूरक अधिगम नियम के अंतर्गत कौन सा नियम आएगा? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। देखिए प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि आपके मुख्य नियम के अंतर्गत आपका आ गया तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर पूरक अधिगम नियम आपको पता भी नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं कि भैया जो चौथा विकल्प है यानी कि इन तीनों से चौथा अलग है, वो आपका आंसर हो सकता है बहु अनुक्रिया का नियम, जो कि गुण नियम के अंतर्गत आता है या फिर पूरक अधिगम नियम के अंतर्गत आता है, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, भैया गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रथम अवस्था क्यों पूछी गई है? सीधा सीधा अवस्था भी पूछी जा सकती थी। क्यों पूछी है? क्योंकि गर्भधारण को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसकी 3 अवस्था होती है, 3 चरणों में इसको बांटा गया है। तो प्रथम अवस्था पूछी गई है। 3 अवस्था कौन कौन सी है मैं बोल के बताऊंगा, है ना, किसी को भी लिख के यहाँ पर नहीं बताऊंगा। पहला है बीजावस्था, जिसे डिम्बावस्था भी कहते हैं, सीधा सीधा पूछते भैया डिम्बावस्था, है ना, उसे रोपणावस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या है? पिंडावस्था, भ्रूण अवस्था, डिम्ब अवस्था या फिर बीज अवस्था। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डिम्ब अवस्था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे बीजावस्था कहते हैं। क्या बीजावस्था विकल्प में है? नहीं है। क्या यहाँ पर रोपणावस्था है? नहीं है। क्या है? डिम्बावस्था है। तो आपका आंसर क्या होगा? तीसरा वाला हो जाएगा। तो ये तो होगी आपकी पहली अवस्था। दूसरी होती है आपकी भ्रूणावस्था, जैसे कि जो बी वाला विकल्प है ये आपकी दूसरी अवस्था होगी। इसे क्या कहेंगे? भ्रूणावस्था कहेंगे, भ्रूणी आप कह सकते हैं, इसे पिंडा अवस्था भी कह सकते हैं, जो कि पहली अवस्था में है। ये भी दूसरी अवस्था के अंतर्गत ही आएगी, है ना। तीसरी जो अवस्था है वो होगी आपकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्या होगी? लिख देता हूं इसको, थोड़ा समझने में आसानी होगी। गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये आपकी अंतिम अवस्था होगी, तीसरी। तो तीनों अवस्था मैंने आपको बता दी, याद रखिएगा। चलिए, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उसके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो कार्य किया है यदि उसमें आपको अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, संतोषजनक प्रभाव आप पे पड़ रहा है, तो वो फिर से आप करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है सीखने का जो यह नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, पावलोव का या फिर वाटसन का? सही आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप देखेंगे तो उसमें यही बात कही गई है। दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। प्रश्न को हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है? बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। भाई संयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम? तो रटंत अधिगम नहीं होगा, निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, ये दोनों ही नेगेटिव में चले जाएंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? जो प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछा गया है, यानी कि जिसमें नहीं नहीं आया हो, जैसे कि यहाँ पर पूछा सिद्धांत का अनुप्रयोग कौन सा नहीं करता, तो ये तो चला गया नेगेटिव में। ऐसा नहीं पूछा है तो ये चला गया पॉजिटिव में। तो निष्क्रिय, रटन, ये सारी चीजें किसमें चली जाती है? नेगेटिव में। ये कभी भी पॉजिटिव वाला जो प्रश्न होगा उसका आंसर नहीं होगा। अब 2 रहे विकल्प, क्रिया प्रसूत अधिगम नहीं होगा, इसका क्या होगा? संयोगात्मक अधिगम होगा। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न और काफी अच्छा प्रश्न है, काफी बार इस प्रश्न को मैंने समझाया है ना। मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? और मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा भी था, एक प्रश्न पूछा था कि भाई सर्वप्रथम जो आपका बुद्धि लब्धि है उसका सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 89% बच्चों ने उसका आंसर गलत बताया था। आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा, है ना। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। मानसिक आयु का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? ये पूछा गया बीने स्टर्न, टर्मन या फिर वेसलर, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है बीने साइमन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? बीने साइमन के द्वारा दिया गया है मानसिक आयु का प्रत्यय। यदि आपसे पूछे कि भैया सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित प्रश्न है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम किया गया था गाल्टन ने। कब किया था? 1885 में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे।
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रति प्रस्तुत किया है? अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। वस्तु स्थायित्व, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या फिर कोहलबर्ग। तो जहां पर भी वस्तु स्थायित्व आए याद रखिएगा हमेशा क्या लगाना है आपको, जिन पियाजे को लगा देना है। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जिन पियाजे के बारे में ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि पूछ ले सीधा सीधा कि बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है तो जिन पियाजे जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? देखिए प्रश्न में आपको बता चुका हूं, इस प्रश्न को क्या कहा है, सिर्फ छोटा कर दिया है, लेकिन आंसर आपका वही होगा। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन। क्या दिया था मैंने आपको इसका उत्तर? थॉर्नडाइक बताया था। क्या आएगा इसका आंसर? थॉर्नडाइक आएगा। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? यहाँ पर बच्चों का जो सिद्धांत, विकास का सिद्धांत है, किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर या फिर भाषा और परिपक्वता पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जहां पर लेव वाइगोत्स्की आ जाए, याद रखिएगा आपको, जहां पर भाषा और संस्कृति आ जाए बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता या फिर एकीकरण का सिद्धांत? क्या होगा सही आंसर? तो देखिए यहां पर जो बच्चा है वो पेंसिल पकड़ने और लिखने में पहले क्या कर लेता है? गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। तो ये होगा आपका अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। कैसे? अधिगामी सिद्धांत के अंतर्गत। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती निष्कासन, विस्तारण, विकास या फिर पूर्ण निष्कासन? प्रसव की प्रथम अवस्था यहां पर पूछी गई है, क्या होगा? देखिए इसको एक कहते हैं विस्तारण। क्या कहेंगे इसको? विस्तारण कहेंगे। साथ में से कहते हैं फैलाव का चरण। क्या कहेंगे? फैलाव का चरण भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है ना। चलिए इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना, रिपीटेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको मैंने जब पीडीएफ दी थी तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, हो जाता कभी कभी गलती, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चे सबसे बेहतर रिक्त स्थान द्वारा सीखते हैं। खोजी, अधिगम, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निष्क्रिय नकल या फिर कंठस्थ स्मरण? मैंने आपको बताया जहां पर निष्क्रिय नकल आ जाए, निष्क्रिय शब्द आ जाए, कंठस्थ आपको करना ही। कैसे सीखेंगे बच्चे? भाई पुनरावृत्ति और अभ्यास से सीखेंगे नहीं, कैसे सीखेंगे? जब वो खुद खोजेंगे और उसको सीखेंगे। तो खोजी अधिगम द्वारा बच्चे सबसे बेहतर सीखते हैं। पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। फिर से प्रश्न पूछा गया, भैया समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर पियाजे? इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर देखिए ZPD के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि भैया निकट विकास का क्षेत्र पूछ ले या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछ ले, क्या सही आंसर आएगा आपका? यहाँ पर वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? वाइगोत्स्की। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? यहाँ पर देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा है, किसके द्वारा दिया गया है? आपका पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने या फिर बंडूरा ने? देखिए करेक्ट आंसर बताइए आप। मुझे जहां तक पता है कि लगभग 60 से 70% इसका आंसर रख देंगे बच्चे। क्या होगा? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड या फिर बंडूरा? क्या होगा? यहां पर देखिए दो चीजें होगी, मैं आपको बता दूं। आपने आंसर दे दिया होगा, सर्वप्रथम पूछे या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत पूछे, है ना। यहां पर आपको कोहलबर्ग दिख रहा है विकल्प में? नहीं दिख रहा भैया। अब आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें कोहलबर्ग तो है ही नहीं। तो याद रखिएगा, यदि सीधा सीधा पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और विकल्प में कोहलबर्ग है तो आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, लेकिन विकल्प में नहीं है तो आप क्या करें?
तो जहां पर ये आएगा कि भाई सर्वप्रथम नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था, तो इनके द्वारा दिया गया था 1969 में, पियाजे के द्वारा। याद रखिएगा कब दिया गया था, 1969 में इनके द्वारा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग द्वारा जो दिया गया था वो आपका दिया था इनका 65 पे, थोड़ा सा उल्टा हो गया, और इनने जो दिया था वो 1969 में दिया था कोहलबर्ग ने, और पियाजे जी ने दिया था 1965 में। याद रखिएगा, तो सर्वप्रथम जो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत वो पियाजे द्वारा दिया गया था। यहाँ पर विकल्प में कोहलबर्ग नहीं है, तो आप यहाँ पर पियाजे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम नहीं पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम पूछे तो जिन पियाजे लगाना है, लेकिन यहाँ पर कोहलबर्ग नहीं दिया है तो आप जिन पियाजे लगा सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर वर्दीमर द्वारा। सही आंसर क्या होगा, देखिए निकटता के सिद्धांत की बात करें तो ये वर्दीमर द्वारा दिया गया है। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना। एक और चीज आती है गेस्टाल्टवाद, आपने सुना होगा। गेस्टाल्टवाद में ये एक वैज्ञानिक है या फिर मनोवैज्ञानिक कह लीजिए। यदि गेस्टाल्टवाद के जनक के बारे में पूछे तो बेधड़क आप वर्दीमर कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। गेस्टाल्टवाद के जनक या फिर संस्थापक भी वर्दीमर होंगे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए भैया, अपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, सॉरी अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, असंदर्भित और अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण और असंदर्भित या फिर संदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए। तो यदि आप विकल्प देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा भैया असंदर्भित और अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण तो होना चाहिए लेकिन असंदर्भित नहीं होना चाहिए। अर्थपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असंदर्भित नहीं होना चाहिए। संदर्भित होना चाहिए लेकिन अर्थहीन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कभी कभी विकल्प ही आपका आंसर बता देते हैं, यदि आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। जहां तक संवेगों का संबंध है, किशोर अवस्था एक बहुत ही रिक्त स्थान अवस्था है, प्रबल, सुस्त, संवेदनशील या फिर गलत, कौन सी अवस्था है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका 22 का संवेदनशील है। कैसी है, संवेदनशील है। क्यों है भैया, कि बच्चों को किशोरावस्था में अपने मन पर काबू पाना क्या होता है, असंभव सा लगता है। कैसा लगता है उनको, असंभव सा लगता है। अगर इस अवस्था में बच्चों ने मन पर काबू पा लिया तो शिखर तक पहुंचने में उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, या फिर वो कहीं पर भी नहीं रुक सकते, है ना। तो ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था कैसी होती है, संवेदनशील होती है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूत से स्थापित होता है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम। तो यहां पर सही आंसर होगा अभ्यास का नियम। कौन सा नियम कहता है, अभ्यास का नियम कहता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। जेम्स मार्शिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात की, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। अधिस्थगन, है ना। यह निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था, बाद का बचपन, व्यस्तता या फिर बुढ़ापा, किस में पाया जाता है। जो 4 प्रकार की पहचान इनके द्वारा बताई गई है ये किस में पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जेम्स मार्शिया का नाम आया है, तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो इनके द्वारा पहचान स्थिति का सिद्धांत दिया गया है। कौन सा, पहचान स्थिति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, ये जेम्स मार्शिया के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा किशोरावस्था, और यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था में लोग अपनी पहचान और स्वयं की संभावना को स्थापित करने के लिए 4 अलग अलग चरणों का अनुभव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रयास। यहाँ पर याद भी रखना है 4 प्रकार, है ना। ये इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है किसके द्वारा, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन। प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। किसके द्वारा, जिन पियाजे के द्वारा। कौन कौन सी अवस्था, संवेदी पेशी, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक, जैसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। चलिए, हिट और ट्रायल मेथड के आधार पर मछली पकड़ने की कोशिश करने वाली बिल्ली का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर लेविन।
क्या सही आंसर होगा? देखिए सरल सा प्रश्न है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये पढ़ लीजिएगा कि बिल्ली का प्रयोग, बिल्ली पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सिर्फ यही पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा किसके द्वारा किया गया, थॉर्नडाइक द्वारा, और मैं आपको बता चुका हूं थॉर्नडाइक के बारे में, है ना। चलिए अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या है? देखिए मैंने आपको मुख्य नियम आपको बताए, गुण नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो मुख्य नियम के अंतर्गत पूछा गया है तो भैया आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी कि दिए गए आपके सारे विकल्प सत्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती क्या? कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में, पश्चातवर्ती बचपन में, आरंभिक बचपन में, या फिर किशोरावस्था में? कौन से में? तो याद रखिएगा जो बचपन के तुरंत वाली अवस्था होती है, अब बचपन की तुरंत वाली अवस्था कौन सी होती है? तो उसे पश्चातवर्ती बचपन कहते हैं। याद रखिएगा यदि पूछ ले आपसे कि बचपन के तुरंत बाद वाली अवस्था कौन किसे कहते हैं या फिर कौन सी होती है, तो पश्चातवर्ती बचपन अवस्था होती है। याद रखिएगा इसमें लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, महेश अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेलना शुरू करता है, ये दोनों नौसिखिए शतरंज खिलाड़ी होते हैं। महेश शतरंज के सभी राउंड जीतता है तो वे खेलते हैं, इससे वहां शतरंज को और भी जोर शोर से सीखता है। थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित किस नियम के अंतर्गत होगा? देखिए यहाँ पर उसको खेलने की ललक महसूस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो बार बार यहाँ पर जीत रहा है, यानी कि इसे आत्मसातीकरण का नियम कहेंगे, साहचर्य परिवर्तन का नियम कहेंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, या फिर प्रभाव का नियम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आप प्रभाव का नियम। क्या कहेंगे? प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित की? काफी इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। उन्ट ने, अल्फ्रेड ने, बर्ट ने, या फिर जीन पियाजे ने? तो याद रखिएगा इसे की गई थी आपका विलियम उन्ट ने। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम उन्ट ने की थी। कब की थी? 1879 में, 1879 में की थी, है ना। विलियम उन्ट द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछ ले साथ में भैया आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है आपके विलियम उन्ट, है ना। क्या है? विलियम उन्ट है। यदि आपसे पूछ ले कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो भी विलियम उन्ट है। फिर से दोहरा लेता हूं, यदि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम उन्ट ने की। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम उन्ट है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी विलियम उन्ट है। ध्यान दीजिएगा तीनों प्रश्नों के बारे में। आगे बढ़ेंगे, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? बेलक, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, या फिर आलपोर्ट? देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया बालक अंतर्बोध परीक्षण, जैसे हम कहते हैं टीएटी, इसके बाद सीएटी भी आता है, आईबीटी भी आता है, बहुत सारे परीक्षण होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आगे प्रश्न में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आंसर जान लेते हैं भैया, इसका आंसर क्या होगा? बेलक। क्या होगा? बेलक। इसका प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। यदि इसमें योगदान की पूछ ले आपसे कि भाई इसके विकास में योगदान किसने किया था, यदि पूछे, याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्रिस का नाम आएगा, है ना, अर्नेस्ट क्रिस द्वारा। इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है बालक अंतर्बोध परीक्षण में? तो 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं इस परीक्षण में। 10 कार्ड पर किसके चित्र बने होते हैं? जानवरों के चित्र बने होते हैं। किसके? जानवरों के। और बालक को चित्र दिखाकर क्या कहा जाता है? कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और यहाँ परीक्षण यदि बालकों के वर्ष के बारे में पूछे तो याद रखिएगा जो यहाँ परीक्षण है 3 से 11 वर्ष तक की उम्र के लिए होता है। इनके बच्चों के लिए होता है बालक अंतर्बोध परीक्षण, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैकलेन ने, मास्लो ने, कर्ट लेविन ने, या फिर हजबर्ग ने? किसके द्वारा किया गया था भैया उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर मैकलेन, है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था यह मैकलेन द्वारा किया गया था। पहला वाला विकल्प आपको क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस उम्र में बच्चों में अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं? स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित के बारे में पूछा गया है। 0 से 3 वर्ष जो कि शेषावस्था, 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बचपन, 6 से 12 वर्ष मध्य बचपन, या फिर 13 से 16 किशोरावस्था? कौन सी अवस्था में होता है?
तो याद रखिएगा इस अवस्था को कहेंगे आप 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था, जो कि शेषावस्था होगी। इसमें स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित या फिर स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा किसको, शेषावस्था को। तो इसमें अत्यधिक स्वकेंद्रित और आत्मकेंद्रित आज्ञाकारिता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है कि शेषावस्था को स्वार्थी व स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित प्रभाव के नियम के अनुसार जब निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है तो परिणाम के कम होने की संभावना अधिक होती है? सकारात्मक, सुखद, नकारात्मक या फिर तटस्थ? सरल सा प्रश्न है। यदि आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। भाई आप यदि नकारात्मक होंगे, है ना, क्या होंगे, यदि आप नकारात्मक होंगे तो क्या होगा, थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित प्रभाव के नियम के अनुसार जब निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है तो परिणाम से कम होने की संभावना अधिक होती है। तो ये क्यों होती है, नकारात्मकता के कारण। तीसरा वाला क्या होगा, विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शेषावस्था है क्या है भैया, समायोजन की स्थिति है, आत्मनिर्भरता की स्थिति है, समस्या की स्थिति है या फिर अनुकरण की स्थिति है? कौन सी स्थिति है शेषावस्था? तो याद रखिएगा शेषावस्था के बारे में पूछे तो ये समायोजन की स्थिति है। कौन सी स्थिति है, समायोजन की स्थिति है। और मैं आपको बता ही चुका हूं भैया इसकी अवधि कितनी होती है, 0 से 5 वर्ष तक की होती है ना। चलिए अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का मानना था कि अधिगम निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? थॉर्नडाइक द्वारा, भाई सीधा सीधा यहाँ पर पूछा है कि थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि भाई अधिगम निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, कारण कारक विश्लेषण, प्राथमिक मानसिक क्षमता, फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या होगा सही आंसर? सीधा सीधा यहाँ पर भैया थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा सिद्धांत दिया है इनके द्वारा? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है? भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है। याद रखिएगा, क्यों बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रीट एग्जाम, है ना। चलिए, या फिर अनटेट एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन होता है भैया? ये त्रिआयामी सिद्धांत है, पूछा गया है त्रिआयामी, लेकिन कहीं कहीं बच्चे क्या कर देते हैं, जो आपका द्विकारक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत है ना, एक होता है आपका त्रिकारक सिद्धांत, है ना, एक होता है आपका त्रिचापी सिद्धांत, है ना। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई त्रिआयामी, जिनको पता है वो तो आंसर लगा देंगे, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या थर्स्टन में से क्या होगा। जो बच्चों को पता होगा वो लगा देगा भाई गिलफोर्ड। जिनको नहीं याद होगा वो इन तीनों चारों में फंस जाएंगे कि भैया होगा क्या इसका सही आंसर। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको कर दूं कि त्रिआयामी सिद्धांत पूछे जो कि प्रश्न में पूछा गया है तो हमेशा याद रखिएगा ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। द्विकारक और त्रिकारक के बारे में पूछे तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है आपका द्विकारक सिद्धांत, वो त्रिकारक सिद्धांत, है ना। त्रिचापी सिद्धांत अलग है, मैं आपको बता दूं, है ना। त्रिकारक या फिर इसको त्रिघटकी सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिचापी सिद्धांत को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। आपको पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिचापी पूछ ले या फिर त्रिघटकी सिद्धांत पूछे, ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? व्यवहारवादी द्वारा, गेस्टाल्टवादी द्वारा, प्रश्नवादी द्वारा या फिर प्रकार्यवादी द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? तो यहां पर देखिए ये दिया गया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत द्वारा। और मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि भाई गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के संस्थापक या फिर जनक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे? आपको वर्दाइमर बताया था। क्या बताया था? वर्दाइमर। लेकिन यदि यहाँ पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में पूछ ले कि किसके द्वारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर तो आपको पूछ लिया भाई व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, रचनावादी और प्रकार्यवादी, है ना। यदि यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे दे तो आप क्या लगाएंगे? तो वहां पर आपको लगाना है कोहलबर्ग। क्या लगाना है? सूज, अथवा यदि सूज कह लीजिए, पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह लीजिए, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये कोहलर के द्वारा, सॉरी मैं कोहलबर्ग बोल गया हूंगा, ये किसके द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जो गेस्टाल्टवादी है, इसी के अंतर्गत
आपके वर्दाइवर भी आएंगे जो कि जनक होंगे, संस्थापक होंगे, है ना। इन्हीं के साथ साथ वर्दीमर के साथ साथ आपके कोहलर होंगे, कोफका होंगे, लेविन होंगे। ये सभी क्या है, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक है, यानी कि इन्होंने गेस्टाल्टवाद में काम किया है ना। याद रखिएगा, यदि यहाँ पर प्रवर्तक या फिर संस्थापक के बारे में पूछे तो वो वर्दाइमर होंगे, और सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय का सिद्धांत पूछे और विकल्प में यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे तो वो कोहलर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, और इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी गेस्टाल्टवाद के, तो 1912 में। पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं भैया, बहुत ही काफी प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया। कौन सा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और ये इसी के लिए क्या करते हैं, जाने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पूछ ले या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पूछे, किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इन्होंने सीधा सीधा पूछा जाता है कि मन के कितने स्तर बताए हैं। मन के स्तर यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इनके द्वारा 3 स्तर बताए। कितने? 3 स्तर, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। कितने? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है भैया कि मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, जो कि इंपोर्टेंट है। वो भी 3 भागों में बांटा है। कौन है? इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। साथ में एक और इंपोर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि भैया जैसे मैकडुगल ने जो प्रवृत्तियां बताई, मूल प्रवृत्तियां, वो कितनी बताई हैं? 14 बताई है। तो सभी को पता है, पूछा भी गया है और आपको पता भी है। लेकिन यहाँ पर फ्रायड ने भी दी हुई है प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां। कितने प्रकार की दी हैं? तो याद रखिएगा, हमेशा इनके द्वारा 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे इरोस कहा जाता है, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे थेनाटोस कहा जाता है। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो कि काफी पूछी जाती है एग्जाम में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई है, ये यदि पूछे तो वो भी सिगमंड फ्रायड द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, साथ में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अवस्था। इनके द्वारा भी अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई? 5 बताई गई हैं। आगे हम किसी दिन चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। 5 अवस्था बताई इनके द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अधिगम अक्षमता, यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है। ये किसके द्वारा दी गई है ना? इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? केनन, डाउन, सेमू अर्ककिर्क या फिर सिगमंड फ्रायड, किसके द्वारा? तो देखिए यहां पर सर्वप्रथम पूछा गया, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सेमू अल किर्के के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो 1963 में। कब किया गया था? 1963 में इनके द्वारा अधिगम अक्षमता कह लीजिए, मैं आपको बता देता हूं नाम क्या क्या है इनके, है ना। अधिगम अक्षमता कह लीजिए, लर्निंग डिसेबिलिटी कह लीजिए, शॉर्टकट में इसे एलडीबी कहा जाता है, या फिर अधिगम विकार या फिर अधिगम विचलन इसको कह लीजिए। सभी नाम अधिगम अक्षमता के हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? क्रेसन, स्किनर, पियाजे या फिर नाम चॉम्स्की। क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर होगा, देखिए बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन, आपने 2 नाम सुने होंगे। कहां पर सुने होंगे? किस सिद्धांत के अंतर्गत सुने होंगे? तो भैया ये पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत सुने होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला होगा। चलिए, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? किसके द्वारा जुड़ी हुई है? अरस्तु, टेलर, पियाजे या फिर विलियम्स, किसके द्वारा? यहां पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि भाई अहम केंद्रित भाषा को जीववाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीववाद भी कह सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा प्रश्न में क्या पूछा है। अरस्तु, टेलर, पियाजे, विलियम्स, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका पियाजे। क्या होगा? पियाजे होगा। जीववाद या फिर अहम केंद्रित भाषा कह लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत बालक निर्जीव साइकिल, हवा, घड़ी जैसे वस्तुएं क्या होती हैं? संजीव होती। उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें क्या है? सजीव है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है या फिर किससे जुड़ी हुई है? ये तो पियाजे से जुड़ी हुई है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मानव मस्तिष्क में
मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रस्तावित किया? स्किनर, वाटसन, वाइगोत्स्की या चोम्स्की? क्या होगा 43 का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर पूछा गया है आपसे व्याकरण नियमों के बारे में, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नाम चोम्स्की होगा, डी वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? यहां पर देखिए अहम केंद्रित भाषा यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इसे जीववाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीववाद भी कहा जाता है। जीववाद या फिर अहम केंद्रित भाषा क्या होती है? इसमें जो बच्चा होता है या फिर जो बालक होता है, जो निर्जीव वस्तु होती है, जैसे कि आपकी साइकिल हो गई, हवा, घड़ी, है ना, इनको वो क्या समझने लगता है? सजीव समझने लगता है। क्या समझने लगता है? सजीव। उसे ही क्या कहा जाता है? जीववाद या फिर अहम केंद्रित भाषा कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि भैया ये किससे संबंधित है, किसके द्वारा दी गई है? अरस्तु, टेलर, पियाजे या फिर विलियम्स? सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पियाजे द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? पियाजे जी द्वारा दिया गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती हैं, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर, वाटसन, वाइगोत्स्की या नाम चॉम्स्की? यहाँ पर देखिए व्याकरण नियमों के बारे में बात की जा रही है, नाम चॉम्स्की आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए मैंने बहुत जो इंपोर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत थे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया है, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बीने या फिर बी एफ स्किनर? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जहां पर बहुआयामी बुद्धि के बारे में पूछे, हार्वर्ड गार्डनर आपका परफेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है, अस्थिविहीन है, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत है, या फिर संपूर्ण जीवन काल में एक समान है? क्या है? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए जो बच्चे में व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है भैया इसमें विकल्प के अनुसार? प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष तक की होती है। और इसमें जो बच्चे का जो समग्र विकास है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और इसमें सबसे मजबूत होता है बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहार से संबंधित नहीं है? वाटसन, स्किनर, हल या फिर फ्रायड? देखिए यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है कि व्यवहारवाद से संबंधित कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए आपके वाटसन हो गए, स्किनर हो गए और हल हो गए, है ना। ये तीनों ही किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। यदि यहां से पर पूछे कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, भाई जनक के बारे में पूछ ले सीधा सीधा, तो इन तीनों में से कौन होगा? तो वो होंगे आपके वाटसन। याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे? वाटसन होंगे। और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम यदि आंसर जाने तो व्यवहारवाद से जो संबंधित नहीं है वो फ्रायड नहीं है। कौन नहीं है? फ्रायड। क्योंकि ये क्या है? ये आपके मनोविश्लेषणवाद के जनक है। किसके जनक है? यहाँ पर लिख देता हूं, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक बोले या फिर मनोविश्लेषणवाद बोल लीजिए, इसके जनक है ना। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया है इन्हीं के द्वारा दिया गया है, और जनक भी ये है आपके मनोविश्लेषणवाद के। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। याद रखिएगा, साथ में मैं आपको बता दूं कि व्यवहारवाद के जनक व्यवहारवाद से संबंधित आपके वाटसन, स्किनर, हल, इसके साथ साथ आपका थॉर्नडाइक भी है। याद रखिएगा, और आपके पावलाव भी है, पावलाव और आपके थॉर्नडाइक, है ना। ये क्या है? ये भी आपके व्यवहारवाद से संबंधित रखते हैं, तो याद रखिएगा इसको भी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? देखिए यहां पर वो प्रश्न आया है जो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश की थी, नहीं समझे है तो यहां पर समझा देता हूं। देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने वहां पर सन में गलती कर दी थी बताने में, यहां पर स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर पूछे कि सर्वप्रथम, यदि सीधा सीधा पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और चारों विकल्प ये से कैसे हैं, सेम टू सेम विकल्प हैं, तो आपको लगाना है कोहलबर्ग। सीधा सीधा पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत, आप कहेंगे सर वहां तो आपने पियाजे बताया था। वहां पर पियाजे क्यों बताया था? क्योंकि विकल्प में कोहलबर्ग नहीं था, इसलिए पियाजे बताया था। यदि यहां पर सर्वप्रथम पूछ ले इस सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेगा वो पियाजे ने दिया था। आंसर यहां पर क्या होगा? पियाजे ने। कब दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था 1965 में।
और इन्होंने जो दिया था सिद्धांत वो दिया था आपका 1969 में, कह सकते हैं 1969 में आपका सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, भाई अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक, संवेगात्मक या फिर नैतिक, क्या होगा? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किससे संबंधित है ये? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं कि इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। साथ में यदि आपसे पूछे कि भाई प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी जो वैज्ञानिक है वो कौन है या फिर कौन जाने जाते हैं, तो वो अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वो किस पर किया है? बेबी डॉल पर किया है। किस पर किया है? बेबी डॉल पर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक, पावलोव, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर, किसके द्वारा दी गई है संकल्पना? देखिए जेडपीडी के बारे में पूछ ले, है ना, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछ ले, निकट विकास का क्षेत्र पूछ ले, या फिर इसके फोल्डिंग, जिसे क्या कहा जाता है? इसे पाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाड़, या फिर इसे ढांचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढांचा। किसको? इसके फोल्डिंग को। तो याद रखिएगा हमेशा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वाइगोत्स्की होगा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है आपके वाइगोत्स्की ने। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि से संबंधित। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बीने, गिलफोर्ड, गार्डनर या फिर थॉर्नडाइक? देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। कहां पर है भैया? तीसरे वाले विकल्प में। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई भैया इन्होंने? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की पूछे? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो याद रखिएगा 8 प्रकार बताए हैं। व्यक्ति पर बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, इसलिए इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है ना। चलिए, और कब दी गई है? तो 1983 सन, तो शायद पूछता नहीं है, यदि पूछे तो याद रख लीजिएगा 1983। चलिए अगला प्रश्न, और अच्छा प्रश्न। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम के तहत उपयोग का नियम कहता है कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनी बन जाता है तो संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो उस संयोग की शक्ति को क्या कहते हैं? वहां यानी कि उस संयोग की जो शक्ति है वो क्या होती है? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिति स्थिर रहेगी या फिर पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक शब्द लिखा हुआ संतोषजनक। यदि आपको किसी कार्य में संतोष मिल रहा है तो हमेशा जो संयोग की शक्ति वो क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगी। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है ना। खिलौना उम्र किस चरण से संबंधित है भैया? पूर्व बाल्यावस्था, बचपन, पश्च बाल्यावस्था या फिर दिए गए सभी विकल्प? तो यह कह सकते हैं भाई खिलौने की आयु या फिर खेलने की उम्र, है ना, किसे कहा जाता है? या फिर जहां पर खिलौने पसंद हो वो अवस्था आपको बतानी है, तो वो अवस्था है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष में आपको इस अवस्था के बारे में बता चुका हूं। ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। यदि सीधा सीधा पूछे कि पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, तो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इसे खिलौने से खेलने की उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? खिलौनों से इसमें खेलना पसंद करते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नियम अभिप्रेरणा से सर्वाधिक संबंधित है? अभिप्रेरणा से कौन सा नियम सर्वाधिक संबंधित है? तत्परता का अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहु प्रतिक्रिया का नियम? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये मुख्य नियम के अंतर्गत आएंगे। बहु प्रतिक्रिया का नियम जो होगा वो गौण नियम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर उस नियम के बारे में पूछा गया है जो अभिप्रेरणा से सर्वाधिक संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा आपका प्रभाव का नियम। हमेशा याद रखिएगा ये अभिप्रेरणा से सर्वाधिक संबंध रखता है। अगला प्रश्न, जैसा कि हमने शुरू में शेषावस्था के बारे में आपको बताया था, समय या अवधि बताई थी 0 से 5 वर्ष। यहाँ पर बाल्यावस्था का समय पूछा गया है, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष तक का आपका शेषावस्था होता है। 6 से 12 वर्ष क्या बताया था मैंने आपको?
बाल्यावस्था बताया था। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। 12 से 18 या फिर 12 से आगे की जो अवस्था है वो आपका किशोरावस्था में चली जाएगी। यदि आपसे पूछे कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है, तो वो बाल्यावस्था को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है, तो कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जीवन का निर्माणकारी काल आपको बाल्यावस्था मिलेगा, है ना। प्रतिद्वंदात्मक जो सामाजिकरण का काल है वो भी आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। ये जो मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी दे रहा हूं ये आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मनोवृत्ति के नियम का एक भाग है। देखिए मनोवृत्ति का जो नियम, जो गुण नियम के अंतर्गत इनकी एक नियम आता है मनोवृत्ति का नियम, इससे संबंधित आपको बताना है कौन सा सटीक बैठेगा, कौन सा सही विकल्प होगा। देखेंगे सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। आप पहला वाला विकल्प देखेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। जो सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया है वो जीव की संपूर्ण क्या होती है, मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला वाला विकल्प ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की है। जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में पूछा गया है या फिर लिंग स्कीमा सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया, बंडूरा, जिन पियाजे, बेम या फिर बेरन। तो ये दिया गया है एस.एल. बेम के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1981 में दिया गया है। इसको जेंडर स्कीमा थ्योरी या फिर लिंग स्कीमा सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, यानी कि किसका सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अनुकूलन, अनुबंध, अनुक्रिया। अनुकूलन, अनुबंध या फिर अनुक्रिया जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, उल्फ एंड रीड के द्वारा दिया गया है क्या। तो यहां पर पहले चार विकल्प हम जान लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे, है ना। यहां पर देखेंगे भैया अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत वर्दिमर एवं कोहलर द्वारा दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफन के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर द्वारा दिया गया है, यह भी आपका दिया है। जो अनुकूलन या फिर जो अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत है ये उल्फ एवं रीड के द्वारा नहीं दिया गया है, ये पावलोव के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, पावलोव। यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया, अल्फ्रेड बीने, थर्स्टन थॉर्नडाइक या फिर गिलफोर्ड। जहां पर मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित के बारे में पूछे, अल्फ्रेड बीने आपका करेक्ट आंसर होगा। कब करवाया था, 1908 में। कब करवाया था, 1908 में करवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की उम्र में सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है। देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था में पूछा गया है। अब बाल्यावस्था में किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर सामाजिकरण की बात की जा रही है। इसका महत्वपूर्ण घटक की बात की जा रही है। अस्पताल है, महाविद्यालय है, बाजार है या फिर स्कूल है। सरल सा प्रश्न है, किसी प्रकार से कोई गलत यहाँ पर नहीं करेगा। स्कूल आपका सभी का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंग एज या फिर बाल्यावस्था के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर ये आपको पता होना चाहिए भैया, जो बाल्यावस्था है इसे गैंग एज भी कहा जाता है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो यह शिक्षकों, माता पिता, साथियों या फिर पड़ोसियों, प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंग एज, बाल्यावस्था के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप प्रश्न पढ़ेंगे, चार विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। भाई गैंग एज में कौन शामिल होते हैं, साथी शामिल होते हैं, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है उसे आप क्या कहेंगे, अभ्यस्तता कहेंगे, अधिगम, अस्थायी अधिगम या फिर अभिप्रेरणा। ये आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर होगा, उसे क्या कहेंगे, अभ्यस्तता कहेंगे। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पूर्व बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ कब से होती है, जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 माह से 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की मैं इस वीडियो में कई बार आपको अवधि बता चुका हूं, 2 से 6 वर्ष, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। देखिए यहां पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया, थॉर्नडाइक, हल, फ्राइड या फिर पावलोव। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछे तो कौन होंगे, वो थॉर्नडाइक होंगे। चलिए अगला प्रश्न,
व्यक्तिस्थान के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं और उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है, वाइगोत्स्की, ब्लूम चॉम्स्की या फिर स्किनर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहां भी भाषा अर्जन आ जाए और जहां पर आपसे वैज्ञानिक के बारे में पूछे, चॉम्स्की लगा देना, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का विकास कैसे होता है? असंतता तरीके से, समय के साथ क्रमिक परिवर्तन करने से, निरंतर तरीके से या फिर घातीय तरीके से। क्या होगा 65 का सही आंसर? तो जिन पियाजे के चरण के बारे में पूछा गया है और करेक्ट आंसर होगा असंतता विकास सिद्धांत। क्या होगा? असंतता तरीके से या फिर असंतता विकास के सिद्धांत के अंतर्गत यह आएगा। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, केवल नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा दूर की जा सकती है। केवल जो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है या फिर अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो 66 का आंसर क्या होगा? भैया जब तक बच्चा त्रुटि करेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? तो क्या करना होगा? अध्यापक द्वारा अच्छी तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम क्या हो? कमियों को समझा जा सके अधिगम से। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला और काफी अच्छा प्रश्न है, इसमें मैं जो इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है वो आपको बताऊंगा, है ना, किसने किस पर प्रयोग किया, कौन सा सिद्धांत दिया। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आपका स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर पावलोव। जहां पर कुत्ते की बात की जाए आंसर आएगा आपका पावलोव। क्या होगा? पावलोव द्वारा। कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? पावलोव द्वारा दिया गया था। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, है ना। यहाँ पर थॉर्नडाइक की हम बात कर ले, भाई थॉर्नडाइक जी यहाँ पर तीसरे विकल्प में हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। भैया इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया गया? इनके द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया, है ना। उसके बाद स्किनर की बात कर ले, स्किनर भी विकल्प में है ना। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था, है ना। कभी कभी विकल्प में कबूतर भी दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा कबूतर पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो चूहे पर किया था वो 1930 में किया था और कबूतर पर जो अपना प्रयोग किया था वो 1943 में किया था। ये आपको पता होना चाहिए। कोहलर जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। वह इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सूझ या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया और इनके द्वारा जो सुल्तान नामक चिंपांजी है, क्या कहा इनके द्वारा? कौन सा? सुल्तान नामक चिंपांजी, है ना, जिसको हम वनमानुष भी कहते हैं, उन पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था कोहलबर्ग ने। तो इन चारों के बारे में आपको बता दिया हूं मैं, कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? भैया विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। प्रमुख 10 सिद्धांत भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं विकल्प कौन सा आपका सही होगा। 68 का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा गया भैया, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ये आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये किसके द्वारा दिया गया यदि पूछे तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा दिया गया। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ 10 महत्वपूर्ण विकास के सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, चौथा है आपका यहाँ पर विकास दिशा का सिद्धांत, पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत, छठा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातवां है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, आठवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, नवा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और आपका 10वां है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये 10 प्रमुख विकास के सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न। प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, वेंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर।
69 का सही आंसर क्या होगा? प्रक्षेणात्मक अधिगम संपत्ति के बारे में पूछा गया है, तो ये दिया गया था आपका बंडूरा द्वारा। किसके द्वारा? बंडूरा द्वारा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मैंने आपको बताया था भैया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका बेंडूरा के द्वारा दिया गया। और प्रक्षेणात्मक अधिगम की संपत्ति पूछे तो ये भी आपका बेंडूरा के द्वारा दिया गया, क्योंकि ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्या है, एक ये प्रक्षेणात्मक अधिगम संपत्ति एक घटक कह सकते हैं आप, है ना। क्या है ये? एक घटक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बंडूरा जी ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो बेबी डॉल पर अपना प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलॉक या फिर आशुबेल? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर यदि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में पूछे तो ऑसबोर्न आपका क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना। प्रश्न एक बार फिर ये पूछा गया है, लेकिन विकल्प यहाँ पर अलग दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर स्किनर होगा, ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो जितने भी अधिगम सिद्धांत के से संबंधित प्रतिपादन जिन्होंने किया था उनका नाम शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। यहां पर बात कर लेते कौन नहीं है, तो आपके क्या होंगे? बी एस ब्लूम नहीं है। कौन नहीं है? बी एस ब्लूम नहीं है। एक मिनट, आपका जो सेकंड वाला विकल्प होगा ये क्या होगा? ये आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न सॉरी, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन? सही आंसर क्या होगा? 72 का। तो यहाँ पर देखिए उस मूल्यांकन के बारे में आपको बताना जो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है वो कौन सा बन जाता है? जब विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन है वो मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए क्या बन जाता है? अधिगम का रूप बन जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पूर्व बाल्यावस्था अधीनस्था की स्थिति है, संवेदनशीलता की स्थिति है, पूर्ववर्ती स्थिति या फिर खतरनाक स्थिति है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है ना। और बाल्यावस्था की जो स्थिति होती है वो पूर्ववर्ती स्थिति होती है। कैसी होती है? पूर्ववर्ती स्थिति होती है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना कि भैया ये सारी जो जानकारी है कि किसके द्वारा दी गई है, यानी कि जो नियम किसके द्वारा बताए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से नियम बताए हैं? पहला बताया है आपका मुख्य नियम, उसके बाद बताया गया है गुण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम बताए हैं, इसके अंतर्गत 5 नियम बताए हैं। मुख्य नियम आपको बता चुका हूं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और आपका तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम। अब यहां पर देखेंगे भैया उपयोग और अनुपयोग तो आपने बताया नहीं, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भैया जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के यहाँ पर 2 उपनियम बताए गए हैं। कौन कौन से? उपयोग और अनुपयोग, और इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अभ्यास का नियम होगा, या फिर कह सकते हैं कि अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। सीधा सीधा फंडा है। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। विलंब बाल्यावस्था किस आयु में होती भैया? विलंब बाल्यावस्था 4 से 8, 6 से 12, 3 से 5 या फिर 13 से 19? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विलंब बाल्यावस्था के बारे में पूछे तो 6 से 12 वर्ष आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया भैया कौन सा सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने? समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत या फिर बहुकारक सिद्धांत? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि थॉर्नडाइक जैसे कि इसके बारे में शायद पहले ही बता चुका हूं। प्रश्न यूं पूछा गया था कि बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो याद रखिएगा इनके द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया है ना। इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। समूह कारक के बारे में पूछे तो भैया ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थ्रस्टन के द्वारा। त्रिकारक के बारे में आपको बता चुका हूं। द्विकारक के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक के बारे में पूछे, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। एक तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक द्वारा पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही
नहीं है। नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते भैया। अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है, बिल्कुल होती है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम व्यक्तित्व कारकों से प्रभावित होता, बिल्कुल होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से नहीं होता भैया। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं विकल्पों के माध्यम से। हल ने, थॉर्नडाइक ने, होगार्डी ने या फिर स्किनर ने। क्या बताया था मैंने? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताया था कि भैया ये स्किनर द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1938 में दिया गया। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था इन्होंने 1930 में, और कबूतर पर जो किया था वो किया था आपका 1943 में। कब किया था? 1943 में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए, भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भाषा रूपांतरण के बारे में पूछा गया भैया। बर्टस्टीन ने, चोम्स्की ने, फिल्मर ने या फिर स्किनर ने? तो ये दिया गया था चोम्स्की ने। याद रखिएगा, भाषा रूपांतरण सिद्धांत चोम्स्की द्वारा 1956 में, सॉरी 1959 में, 56 में नहीं, 1959 में इसको दिया गया था चोम्स्की द्वारा, भाषा रूपांतरण सिद्धांत को। सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सीखने से प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कोहलर, पावला, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। सभी को पता है भैया इसका आंसर, बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूं इस वीडियो में। तो 80 का आंसर है, क्यूज के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। आपको बताना है वे सीखने से प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया। सरल सा है, काफी बार बता चुका हूं। आंसर आपको सभी को देना है जो वीडियो देख रहा है। जो नहीं देगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा भैया, है ना। यदि आपको पढ़ना है तो आंसर देना होगा। मैं यदि आपका वीडियो लाइक कर दिया तो समझ जाइएगा कि आपने जो आंसर दिया हो बिल्कुल सही दिया। लाइक नहीं किया तो समझ जाइएगा गलत दिया है, सर्च कर लीजिएगा उसके बाद में। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? और ये जो प्रक्रिया है वो 3 से 4 दिन चलेगी या 5 दिन। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आंसर दे, 8 महीने बाद आंसर दे ना। वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ भैया कौन सी वीडियो में कौन सा क्यू दिया था। 3 से 4 दिन में यदि आपने आंसर दे दिया तो मैं उस पर जो लाइक का बटन होता है वो कर दूंगा, तो आप समझ जाइएगा, है ना। पूछा गया है 81 का प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? ये आपसे पूछा गया है। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं, क्यों नहीं होती भैया? त्रुटि होगी तभी तो बच्चा सीखेगा। त्रुटि अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल है। बाकी हम तीसरा चौथे विकल्प को देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, ये आपका गलत हो गया। त्रुटियों को नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए ना, नकारात्मक यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किशोरावस्था का यहाँ पर समय पूछ लिया गया है, जैसे कि हमने शेष अवस्था का आपका बता दिया भाई 0 से 5 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था का बता दिया 6 से 12 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर क्लियर है, किशोरावस्था का जो समय होगा वो 12 से 18 वर्ष होगा। कुछ हमने वहां पर विशेषता आपको 1-2 बताई थी, इस पर भी हम बताएंगे। नया जन्म का काल यदि पूछे तो भैया वो किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया? तो स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। यदि पूछ ले जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है तो वो होता है आपका किशोरावस्था। किसके द्वारा कहा गया? किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किसे कहा जाता है? तो वो भी किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड। ये सिगमंड लिखा गया है ना, फ्रायड आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, फ्रायड, है ना। बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर हल। देखिए यहाँ पर पशु मनोवैज्ञानिक सीधा सीधा पूछे पितामह किसे माना जाता, तो याद रखिएगा हमेशा ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, किशोर अवस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त होती? उम्र में किसमें समाप्त होती ये पूछा गया। 18, 16, 15 या फिर 17। क्या बताया था भैया मैंने? आपका शेष अवस्था का फिर से एक बार दोहरा देता हूं, 0 से 5, है ना, 12 से नहीं 6 से 12, 6 से 12 आपका बाल्यावस्था बताया था। किशोर अवस्था क्या बताया था मैंने आपका? 12 से 18। और अंतिम उम्र पूछी गई तो वो कितनी होगी? 18 साल। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन कौन सा है ये आपको बताना है भैया। इसका आलोचनात्मक कथन क्या है ये आपको बताना है। अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत
टंकन आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोग बिल्कुल उपयोगी है, लेकिन हमें आलोचनात्मक कथन ढूंढना है। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता। बिल्कुल, यदि आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देखेंगे तो यह आपको बार बार अभ्यास करवाएगा, रटने की प्रवृत्ति पर यह संकेत देगा। ये आलोचनात्मक कथन हो सकता है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा जाएगा। ध्यान देना, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान या फिर विस्मरण, जिसको भूलना कहते हैं। तो यहां पर देखिए, विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को अधिसंज्ञान कहा जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। डेनियल गोलमैन की यहाँ पर बात की जा रही है। इनके द्वारा सिद्धांत कौन सा दिया गया था, तो इनके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था और इस संवेगात्मक बुद्धि से ही संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया, लेमार्क के, हैरिसन के, डार्विन के या फिर मैकडोगल के। तो याद रखिएगा, ये दिया गया था डार्विन के। ये जो सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था, है ना। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिन्हें पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर बुद्धि एकल नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा जो बुद्धि बताई है वो किसके द्वारा बुद्धि बताई गई, 8 प्रकार मैंने आपको बताया था, किसके द्वारा बताए गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर। इनके द्वारा नकारा गया है कि बुद्धि एकल इकाई नहीं होती है, इसके कई पृथक स्वतंत्र बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। इनके द्वारा जो बुद्धि बताई गई है वो कितने प्रकार की बताई है, 8 प्रकार की, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। किशोरावस्था के दौरान साथियों के बीच समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा संबंधी गतिविधि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, गैर शैक्षणिक गतिविधियां या फिर शिक्षक। क्या होगा, तो यहां पर पूछा गया भैया किशोरावस्था में के दौरान साथियों के बीच सामाजिकरण के लिए पूछा गया है। वे साथियों के बीच जो सामाजिकरण के लिए गतिविधि होगी वो गैर शैक्षणिक गतिविधि होगी, है ना। आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, किस अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। शर्म और गर्व की प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बाल्यावस्था। क्या होगा, बाल्यावस्था, है ना। इसमें क्या होता है, शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। वो कौन सा अधिनियम बनाया गया है भैया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, 2014, 2018 या फिर 2013। कौन सा अधिनियम, तो याद रखिएगा वो अधिनियम है 2016। 2016 में भारतीय संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, भारत में विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसका शॉर्टकट भी होता है, यदि शॉर्टकट पूछे तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समय मौलिक समायोजन और विकास में अधित्व का एक खतरनाक अवधि। खतरनाक अवधि के बारे में पूछा गया, पूर्व बाल्यावस्था, शैशव, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, मौलिक समायोजन और विकास में अधित्य का एक खतरनाक अवधि पूछा गया है, तो वो होगी आपकी शैशव अवस्था। कौन सी होगी, शैशव अवस्था। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा भाई, इसका कारण भी है क्यों होगा, क्योंकि जो शैशव अवस्था है इसमें बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल कहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था भैया, खतरनाक अवस्था या फिर जो अपीली काल है वो कैसे कहा गया है, शैशव अवस्था को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये हरलोक के द्वारा कहा गया है ना। आपकी खतरनाक काल या फिर अपीली काल किसके द्वारा कहा गया, हरलोक के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। समावेशी शिक्षा, आर्थिक समानता, सामाजिक विविधता, समान अवसर या फिर सामाजिक सहिष्णुता। क्या होगा, सही आंसर होगा आपका समान अवसर। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत में आधारित होगा वो समान अवसर होंगे, साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सभी के लिए समान
समानता और समान अवसर होंगे, साथ में अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण करना होगा, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग करना होगा, विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना होगा और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या होगा, संवेदनशीलता होना जरूरी है। तो ये सभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं या फिर जो मूल सिद्धांत बताए हैं वो समावेशी शिक्षा से संबंधित हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है, बोरियत, उच्च डर, उम्मीद या फिर गुस्सा। क्या सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति पूछा गया, यहाँ पर क्या गुस्सा नहीं, क्या डर नहीं, क्या बोरियत नहीं, क्या उम्मीद, है ना, एक उम्मीद होगी, तो वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित जरूर करेगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, व्यवहारवादियों के अंतर्गत आएगा, संरचनावादी के अंतर्गत आएगा, मनोविश्लेषकों के अंतर्गत आएगा या फिर गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आएगा। तो यदि हम जाने तो भैया ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, यदि पूछे तो ये दिया गया था आपका कर्ट लेविन द्वारा दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर कर्ट लेविन मैं आपको बता चुका हूं भैया किसके अंतर्गत आएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैक्स वर्दाइमर ने इसका संस्थापना की थी, गेस्टाल्टवादी के संस्थापक माने जाते हैं या फिर जनक आप कह सकते हैं। इनके साथ में जो काम किया था वो कोफका ने किया था, कोहलर ने किया था, कर्ट लेविन ने किया था, है ना, ये याद रखिएगा। व्यवहारवादी में हम देखें तो व्यवहारवादी में आपके वाटसन आ जाएंगे, मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड आ जाएगा और संरचनावादी में आपके विलियम्स वुड और जो आपका टीचनर है वो आपका संरचनावादी में आ जाएगा, है ना, जैसे कि आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, क्रोएनक्रो, गाल्टन, रास या फिर वुडवर्थ। अच्छा प्रश्न ही आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर जो सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ नाम है वो आपका है गाल्टन का, किसका है, फ्रांसिस गाल्टन, ये सृजन शास्त्र के पिता है। साथ में यदि आपसे पूछे वे बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ही किया गया था। कब किया था, 1885 में, शायद मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। इनके द्वारा कहा गया है कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। यदि पूछ लें कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है किसके द्वारा कहा गया, तो गाल्टन के द्वारा कहा गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वीडियो भी हमने अपलोड किया है जिसमें अन्य नाम पर एक वीडियो है कि इन सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, अधिगम सिद्धांत से संबंधित वीडियो है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। प्रयोग किस पर किया था, तो चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। इसके अन्य नाम की हम बात करें तो इसका अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और भी नाम है भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के, क्या क्या है सुन लीजिएगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसे सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अभिक्रमिक अनुदेशन के नाम से जाना जाता है, जो आपकी RA सिद्धांत है, RA सिद्धांत वो भी आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही कहा जाता है, जिसको हम R थ्योरी है ना, R टाइप थ्योरी कहते हैं, वो भी इससे ही संबंधित है। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सभी के सभी किसके नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम है। बाकी भी मैं आपको पता चल सकता हूं लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। वीडियो देख लीजिएगा, जो वीडियो हमने बनाया है उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे है, किलपेट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर फ्रोबेल। तो यहां पर देखिए प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछे तो आपका किलपेट्रिक आंसर सही होगा। किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछे तो फ्रोबेल आपका करेक्ट आंसर होगा। मॉन्टेसरी विधि के बारे में पूछे तो मारिया मॉन्टेसरी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तीन विधियां इंपोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा, है ना। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 प्रश्न मैंने इस पार्ट 1 में रखे हैं, तो ये 100वां प्रश्न है आपका कि प्याजे के अनुसार चूसना और पकड़ना संवेदी प्रेरक अवधि के किस उपखंड के अंतर्गत आता है, वंशानुगत सजगता, अधिग्रहित अनुकूलन, जानबूझकर व्यवहार या फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा वंशानुगत सजगता। क्या होगा,
वंशानुगत सजगता, चूसना और पकड़ना, जो संवेदी प्रेरक अवधि के किस उपखंड के बारे में पूछा गया था, तो ये वंशानुगत सजगता आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उपचरण 1 होगा, है ना। कितने उपचरण बताए संवेदी प्रेरक काल के, तो 6 उपचरण बताए हैं, कितने 6, जिसमें से पहला चरण ही आपका वंशानुगत सजगता है, दूसरा चरण आपका प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं है, तीसरा चरण आपका उपचरण की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तीसरा जो उपचरण है वो द्वितीयक परिपत्र प्रतिक्रियाएं हैं, चौथा उपचरण है द्वितीयक व्रति अभिक्रियाओं का समन्वय, पांचवा है तृतीयक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, छठा है आपका प्रतिनिधि विचार की शुरुआत, है ना। ये 6 उपखंड या फिर 6 उपचरण बताए संवेदी प्रेरक काल में, इस पर हम डिटेल में और कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, यानी कि यहीं पर खत्म करेंगे वीडियो को। यदि वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको कुछ पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने साथी के साथ, है ना, जो भी शिक्षक संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। सभी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।